26 मार्च की रात आज भी वही ख्वाब जिसने पहले भी 30,000 लोगों को तरपा तरपा कर मार डाला। ये ख्वाब था युगांडा के डिक्टेटर और प्रेसिडेंट ईदी अमीन का। ईदी अमीन को सिर्फ एक ही ख्वाब बार बार डराता था और वो था उसकी मौत का। इस ख्वाब में उसे नजर आता था कि उसकी अपनी ही फौज के सिपाही उसे मारने पर तुले हुए हैं। हर बार ख्वाब आने पर वो हजारों की तादाद में लोगों को ज़िबा करवाता और फिर उनकी लाशों के टुकड़े करके खुद भी खाता और दूसरे कैदियों को भी खिलाता। एक बार शक होने पर उसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी के हाथ कटवाकर पाँव की जगह और पाँव कटवाकर हाथों की जगह सलवा दिए। ये इस कदर जालिम था कि इसने मौत के 100 तरीकों पर मबनी एक डायरी रखी थी। ये वो डायरी खोलता और जो सफा निकलता उसके मुताबिक मुजरिम को मौत देता। इस सब के बावजूद युगांडा की अवाम उस पर जान छिड़कती थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन क्यों इतने बेरहम और जालिम शख्स को लोग इतना चाहते थे और क्यों उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे? इस प्रेसिडेंट की कहानी शुरू होती है 1924 से, जब युगांडा के एक कबीले काकुआ में ईदी अमीन जन्म लेते हैं। उस वक्त युगांडा बाकी ममालिक की तरह अंग्रेजों का गुलाम था। काकुआ कबीला युगांडा का मशहूर कबीला था और ये लोग काफी बहादुर होते थे। लेकिन ये बहादुरी की वजह से मशहूर नहीं थे बल्कि रसूमात की वजह से मशहूर थे। ये अपनी रसूमात में इंसानों और जानवरों का खून पीते और कच्चा गोश्त खाते थे। ये सब देखकर ईदी अमीन बड़ा हुआ था। उसके लिए किसी भी इंसान को मारकर उसका खून पीना कोई बड़ा काम न था। ईदी के माँ बाप आपस में लड़ते रहते थे, जिस वजह से ईदी की माँ ईदी को साथ लेकर युगांडा के शहर बोम्बू चली गई और कबीला हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब शहरी जिंदगी और कबायली जिंदगी में बहुत फर्क था। ईदी अपनी माँ के साथ शहर में बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। यही वजह थी कि उसे बहुत जल्द स्कूल छोड़ना पड़ा और वो सिर्फ 4th क्लास तक ही पढ़ सका। स्कूल छोड़ने के बाद उसने कई छोटे मोटे काम किए। इन कामों के दौरान ही वो दुनियादारी सीख चुका था और किताबों से ज्यादा उसे लोग पढ़ने का हुनर आ गया। उसे किसी की ज़हनियत पढ़ने में शुरू से ही महारत हासिल थी और ये महारत उसे अपने जिंदगी के सफर में बहुत काम आई। जब ये 20-21 साल का हुआ तो ब्रिटिश आर्मी में असिस्टेंट कुक भर्ती हो गया। ईदी लंबा कद होने के साथ साथ बहुत एक्टिव भी था। उसने आर्मी में रहते हुए बॉक्सिंग, रग्बी, फाइटिंग और स्विमिंग में महारत हासिल कर ली। ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए उसने अंग्रेज अफसरों को युगांडा में दबदबा रखने में काफी मदद की। यहाँ तक कि ईदी ब्रिटिश आर्मी के लिए अपनी लोगों को कत्ल करने लगा। इन्हीं दिनों में माओ माओ रिवोल्ट स्टार्ट हो गए। अब ईदी के लिए एक बड़ा मौका था कि वो ब्रिटिशर्स के दिलों में अपनी जगह बनाए। कीनिया और सोमालिया के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की तरफ से जो आर्मी लड़ने के लिए गई उसकी कमान ईदी अमीन के हाथों में थी। उसने मुखालिफ फौज के सिपाहियों को इस कदर दर्दनाक तरीकों से मौत दी कि लोग डर गए। अब अंग्रेजों की नजर में ईदी की वैल्यू बनने लगी। करते करते उसकी तरक्की होने लगी और 1962 तक वो ब्रिटिश आर्मी के 2nd हाईएस्ट रैंक तक पहुंच गया। इस सारे मिलिट्री सफर के दौरान उसका साथ एक और शख्स ने दिया जिसका नाम था मिल्टन अबोटे। ये भी आर्मी में बड़े रैंक का ऑफिसर था। दोनों में इस कदर गहरी दोस्ती हुई कि दोनों ने प्लान बनाकर ब्रिटिश आर्मी से छुपकर हुकूमत के कब्जे में मौजूद सोने, कॉफी और असले की स्मगलिंग शुरू कर दी। अब अगर इनके रास्ते में कोई आता तो दोनों उसे मार देते और इल्जाम लगाते कि ये हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस सारे कारनामे के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि युगांडा का इंडिपेंडेंस डे करीब आ चुका था। अब अगर अंग्रेज ईदी को सजा देते तो वो सजा कुछ दिन के लिए ही होनी थी और दूसरी तरफ युगांडा को चलाने के लिए किसी लीडर की जरूरत थी और ईदी के अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो हुकूमत चला सकता। 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा को आजादी मिलते ही अबोटे बन गया युगांडा का सदर और ईदी बन गया कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस। अब साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ से रैंक में बड़ा है तो वो कमांडर इन चीफ को कोई भी ऑर्डर दे सकता है। लेकिन आजादी से पहले तो ये दोनों दोस्त थे और एक ही रैंक पर मौजूद थे, लेकिन अब पावर और पैसे को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगी। लड़ाई इस कदर बड़ी कि ईदी ने खुफिया तौर पर एक आर्मी तैयार की जिसका काम था कि वो अबोटे को मार दे और कत्ल को हादसा करार दे दे। अबोटे को इस बात की खबर मिली तो उसने ईदी का रैंक कम कर दिया और उसकी सिर्फ आर्मी तक ही पावर रहने दी और नेवी और एयर फोर्स चीफ का रैंक उससे छीन लिया। इसके बाद तो ईदी गुस्से से पागल हो गया। अब उसका मकसद सिर्फ एक ही था, अबोटे को मारकर खुद प्रेसिडेंट बनना। लेकिन इसने ये काम फौरन सरअंजाम नहीं दिया बल्कि अपने हुनर का सहारा लिया। वो आम लोगों से मिलता और बातों ही बातों में उनकी मुश्किलात जान लेता और उन्हें हल करता। बहुत जल्द उसने युगांडा की पूरी अवाम के दिलों में जगह बना ली और फिर वो दिन आया जिसका ईदी को इंतजार था। 25 जनवरी 1971 को कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए अबोटे सिंगापुर गया। इस मौके का फायदा उठाकर ईदी ने अपने आप को युगांडा का सदर मुंतखिब कर लिया। अवाम का एतमाद तो वो पहले ही हासिल कर चुका था, इसलिए पूरे मुल्क ने उसे सदर तस्लीम कर लिया और अब शुरू हुआ युगांडा की तारीख का सबसे स्याह बाब। सदर बनते ही ईदी ने अबोटे के मुल्क दाखिले पर पाबंदी लगा दी और ऐलान कर दिया कि अगर कोई अबोटे का हामी या सपोर्टर मिला तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उसने आर्मी की एक पूरी टीम तैयार की जिसका मकसद था कि वो आम लोगों में रहकर देखेंगे कि अबोटे का अगर कोई हामी है या कोई ईदी को मारना चाहता है तो उसे फौरन खत्म कर दिया जाएगा। उन्हें इस कदर पावर दी गई कि वो सिर्फ शक की बिना पर ही पूरे के पूरे
पूरे कबीले को मार देते। असल खून खराबा तो तब हुआ जब ईदी ने ऐलान किया कि मुझे ख्वाब में खुदा से पैगाम मिला है कि युगांडा से तमाम एशियंस को निकाल दिया जाए। इस ऐलान के बाद उसने तमाम ताजरों को युगांडा से निकाल दिया जो युगांडा की इकोनॉमी में 60% से ज्यादा का हिस्सा रखते थे। जो लोग युगांडा छोड़ गए उन्हें ईदी ने कुछ ना कहा, लेकिन जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया उन्हें ईदी ने कत्ल करवा दिया। माहिरीन का ख्याल है कि ईदी को कोई ख्वाब नहीं आया था, वो सिर्फ इनसिक्योर था कि कहीं ये एशियंस युगांडा पर कब्जा न कर लें, क्योंकि इकोनॉमी पर उनका पहले से ही कब्जा था। इस डर के पीछे उसने सबको मुल्क बदर करवा दिया। उसका नुकसान सबसे ज्यादा युगांडा की अवाम को हुआ। लाखों लोग बेरोजगार हो गए और मुल्क की इकोनॉमी गिर गई। अब अगर कोई उसके खिलाफ बोलता तो उसे ईदी के बनाए जेल खाने में डाल दिया जाता। ये जेल खाना उसने अपने महल के साथ ही बनवाया था। वो वहाँ मौजूद कैदियों को अजियतनाक सजाएं देता, कभी हवा का दाखिला बंद करवाकर सांस घुटन से लोगों को मरवा देता और कभी उन सेल्स में पानी भरकर करंट छोड़ देता। उसे लोगों को तरपाकर मारने का बड़ा शौक था। यही वजह है कि उसने 4000 के करीब लोगों को मगरमच्छ के जंगले में फेंक दिया ताकि वो उन्हें जिंदा निगल जाएं। ईदी अमीन अपने मुखालफों को पहले टॉर्चर करवाता, फिर उनके आजाद जिस्म से अलग करवाता और फिर उनका गोश्त उनके सामने ही खुद भी खाता और उन्हें भी खाने पर मजबूर करता। ईदी ने अपने महल में खुफिया कमरा बनवाया हुआ था जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन एक दिन गलती से उसकी 5वीं बीवी उस कमरे में चली गई। उसने जो बताया वो निहायत खौफनाक था। उसने बताया कि ईदी ने वहाँ अपने मुखालफों के सर रखे हुए हैं जिनसे वो ढेरों घंटे बातें करता है। इसके अलावा उसके कमरे में कई लाशें थीं जिनके अज़ा गायब थे। उम्र बढ़ते बढ़ते ईदी बीमार रहने लगा। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे कई ऑर्गन्स की बीमारियां हैं, लेकिन वो ना माना। एक तरफ उसे ख्वाब सताते थे क्योंकि पूरा मुल्क अब उसे जालिम तस्वुर करने लगा था और फौज में भी उसके कई मुखालिफ थे, लेकिन इस सब के बावजूद उसके जुल्म रुके नहीं, बल्कि उसने वहां पर अपनी मजबूती और पावर दिखाने के लिए तंजानिया पर हमला कर दिया, लेकिन जंग हार गया। तंजानिया की फौज जब उस तक पहुंची उससे पहले ही वो लीबिया जा चुका था और वहां से वो सऊदी अरब चला गया और 16 अगस्त 2003 को ऑर्गन फेलियर की वजह से मर गया। ईदी अमीन की बेटी का कहना है कि उसके वालिद पूरी जिंदगी चैन से सोए नहीं क्योंकि वो ख्वाब उन्हें सोने न देता था। उनके हजारों लोग मुखालिफ थे जो सिर्फ मौके की तलाश में रहते थे। यही वजह है कि ईदी इस कदर जालिम बन गया था। आज भी कुछ लोग उसे अच्छा समझते हैं, हालांकि उसने खुद कहा था कि वो हिटलर का सबसे बड़ा हामी है। आपके ख्याल में ईदी कैसा शख्स था और उसने जो काम किए वो कैसे थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।